अध्याय 8 चतुर्थ सप्ताह दृश्य एवं प्रदर्शन कौशल संबंधी गतिविधियां। कला शिक्षण का उद्देश्य कलाकार का निर्माण नहीं बल्कि कलाबोध और कलात्मक व्यवहार को विकसित करना है। इसके लिए अलग से कला विषय की जरूरत नहीं है, बल्कि हर विषय के शिक्षण में, शाला की साज सज्जा में और दैनिक व वार्षिक गतिविधियों में कलात्मकता का पुट समाहित करना अधिक उपयोगी है। कला शिक्षण को लेकर नंदलाल बसु के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उस समय थे जब भारत में नई शिक्षा की बुनियाद रखी जा रही थी। उनके अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा का उद्देश्य कला के प्रति एक पारखी नजर विकसित करना और जीवन के हर पहलू में कलाबोध का अंतःकरण करना है, फिर चाहे वह टेबल पर सलीके से अपना सामान जमाना या सूखने के लिए कपड़े टांगना ही क्यों ना हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी को शिक्षा के साथ कौशल से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, साथ ही वे पीसा जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों पर शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से CCLI दृश्य एवं प्रदर्शन कला की गतिविधि आयोजित की जाती है। कला से जीवन को दृष्टि मिलती है। कला संवेदना का वह स्रोत है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है। कला बुद्धि को भी प्रखरता प्रदान करती है। यही वजह है कि दुनिया के अधिकांश बड़े वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में कला से जुड़े हुए थे। चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन का पियानो वादन हो या हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम का वीणा वादन। कला के मुख्यतः दो रूप होते हैं, विजुअल आर्ट या दृश्य कला और परफॉर्मिंग आर्ट या प्रदर्शनकारी कला। विजुअल आर्ट के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला जैसी कलाएं आती हैं और परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म और काव्य पाठ जैसी कलाएं आती हैं। प्रदर्शन कलाओं के उद्देश्य बच्चे को अपने आसपास के माहौल, जिसमें कक्षा, विद्यालय, घर और समुदाय सम्मिलित हैं, स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए कलात्मक विधाओं का प्रयोग करना सिखाना, जिसमें उन्हें आनंद आता हो। बच्चे को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रखर विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करना सिखाना। बच्चे में निरीक्षण, अन्वेषण एवं अभिव्यक्ति द्वारा सभी संवेदनाओं का विकास करना। अपने शरीर की गति संचालन एवं समन्वयन को समझने के योग्य बनाना। श्वास एवं बाह्य अभिव्यक्ति से एक लयात्मक संवेदना विकसित करना। विभिन्न शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य विधाओं को पहचानने के योग्य बनाना। राष्ट्रीय विरासत एवं देश की सांस्कृतिक विविधता से विद्यार्थियों को अवगत कराना। विभिन्न यंत्रों, तकनीकियों एवं माध्यमों द्वारा द्वि एवं न्यायामी दृश्य कलाओं में प्रयोग कर अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं कलात्मकता का विकास करना। विषय वस्तु, विधियां एवं सामग्री, रेखांकन तथा चित्रकला। विद्यार्थियों में कला के प्रति रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से सतत एवं व्यापक अधिगम शिक्षण पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को स्कूलों में दृश्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। दृश्य एवं प्रदर्शन कला के अंतर्गत गतिविधियां, क्राफ्ट गतिविधियां, चित्रकला गतिविधियां, लोक नृत्य एवं संस्कृति, नाट्य एवं एकांकी मंचन, संगीत, गायन एवं वादन। दृश्य एवं प्रदर्शन कौशल के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां, एक नृत्य कला। भारतीय संस्कृति में नृत्य का बड़ा महत्व रहा है। भगवान शिव के तांडव से लेकर पंडित बिरजू महाराज के कथक तक कला की यह विधा विभिन्न तरीके से हमारे जीवन में शामिल रही है। नृत्य की अनेक शैलियां हैं, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, सालसा आदि। हर नृत्य की अपनी अलग विशेषता और अलग आकर्षण है। नृत्य शिक्षण को औपचारिक पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने के विशेष लाभ हैं, जो संभवतः केवल भारतीय नृत्य अभ्यास पद्धति के अभ्यास में ही मिलते हैं। चूंकि शास्त्रीय नृत्य गति, संगीत, अभिव्यक्ति, साहित्य, दर्शन, पौराणिक कथाओं, लय, छंद, योग एवं साधना
जैसे सौंदर्य के अनुभवों की परिणति का माध्यम है। यदि इसे अच्छी तरह से शिक्षा में शामिल किया जाए तो औपचारिक शिक्षा पद्धति की अनेक समस्याओं का स्वयं ही निदान हो जाएगा। इसके कुछ लाभ निम्न है। नृत्य के माध्यम से शिक्षार्थी अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस प्रकार उन्हें खड़ा होना चाहिए, श्वास लेना चाहिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को किस प्रकार रखना चाहिए और किस प्रकार चलना चाहिए इत्यादि। नृत्य से एकाग्रता, मानसिक एवं शारीरिक चेतना, शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सुधार और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। नृत्य तनाव कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है। नृत्य से एकाग्रता, मानसिक एवं शारीरिक चेतना, शीघ्रता से प्रतिक्रिया व्यक्त करने में सुधार और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। नृत्य तनाव कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है। नृत्य के प्रशिक्षण से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। केवल नृत्य से ही इस बात का पता चलता है कि शरीर की अपनी स्मरण शक्ति है। अन्य कला रूपों के साथ इसका संबंध होने से मस्तिष्क में सोचों का विस्तार होता है। किसी भी कला का विकास एकांत में नहीं होता। प्रत्येक कला में अन्य कलाओं की झलक होती है। संगीत नृत्य का एक अभिन्न अंग है और कविता, चित्रकला एवं मूर्तिकला भी नृत्य से भली भांति जुड़े हुए हैं। अत नृत्य केवल एक शारीरिक गतिविधि न होकर सांस्कृतिक विरासत को जानने का संपूर्ण अनुभव है। गतिविधि के दौरान विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विभिन्न नृत्यों की शिक्षा दी जाती है। नृत्य प्रस्तुति कराई जाती है, नृत्य की बारीकियां बताई जाती हैं एवं उन्हें मंच प्रस्तुति के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा में नृत्य की इन कलाओं का उपयोग बच्चों में रचनात्मकता का संचार करता है और ग्रुप डांस जैसी गतिविधियों से एक दूसरे के सहयोग जैसी भावनाओं का विकास करता है। नृत्य के माध्यम से बच्चे देश की संस्कृति, लोक कलाओं एवं सांस्कृतिक विरासत को जानते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। नृत्य केवल संस्कृति की पहचान या कलात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य और उत्साहवर्धन का स्रोत भी है। हमें इस गतिविधि से विद्यार्थियों में इन्हीं सब गुणों का विकास करना है। 2. संगीत। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों में संगीत के दोनों रूपों, गायन तथा वादन के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने के योग्य होना चाहिए। सामुदायिक गायन, लोक गायन, देशभक्ति के गीत एवं भजन भी सिखाए जा सकते हैं। बच्चे अपने घर के सदस्यों से पारंपरिक गायन अथवा वादन सीख सकते हैं और उन्हें कक्षा या विद्यालय में किसी अवसर पर प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने प्रदर्शन में सुधार और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, जैसे सामूहिक गायन, वादन, ऑर्केस्ट्रा, युगल गीत, 3 लोगों के साथ के भी गीत इत्यादि। इसे इस स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। संगीत शिक्षा को अधिक रूढ़िवादी ढंग से न देते हुए नए मौलिक तरीकों के लिए भी गुंजाइश रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न समकालीन संगीतकारों, गायकों एवं वादकों के बारे में बताना चाहिए। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों एवं परियोजना कार्यों के माध्यम से उन्हें संगीतकारों के चित्रण, उनकी जीविका, गायन अथवा वादन शैली इत्यादि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए कहना चाहिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदाय क्षेत्र के संगीतकारों को इस स्तर पर विद्यार्थियों को सिखाने की संभावना की खोज करनी चाहिए। श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से शिक्षक उन्हें यथासंभव शास्त्रीय गायन एवं वाद्य संगीत को सुनाने अथवा दिखाने का प्रबंध कर सकते हैं। संगीत से विद्यार्थियों पर न केवल पाठ्यचर्या का बोझ कम होगा, बल्कि उनके मन में चल रहे द्वंद्वों को भी कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही उनके भीतर की भावनाओं को भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। संगीत की सहायता से सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा उनमें उन्नत सौंदर्य बोध विकसित होने के कारण विद्यार्थी को
भावनात्मक संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। इस स्तर पर विषय एक विधा का स्वरूप ले लेता है जिसे उच्च शिक्षा के स्तर पर भी जारी रखा जा सकता है। 3. नाटक या ड्रामा। जिससे लाला लाजपत नाटक को मनोरंजन का एक माध्यम माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त करने एवं समाज की अच्छी बुरी प्रथाओं, घटनाओं आदि को रोचक ढंग से लोगों तक पहुंचाना है। सही कहते हैं पंडित। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को नाटक सिखाने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना एवं उनमें अपनी कला व संस्कृति के प्रति जागरूकता लाना है। इस गतिविधि में विद्यार्थी को नाटक प्रस्तुति को क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाता है। गतिविधि के दौरान नाटक विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा सबसे पहले उस माह की थीम के अनुसार किसी एक नाटक का चयन किया जाता है। चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद उस नाटक की रीडिंग की जाती, पात्रों का चयन किया जाता है, नाटक में लगने वाली सामग्री तैयार की जाती है, सेट डिजाइनिंग कराई जाती है, साथ ही रिहर्सल के दौरान लगातार डायलॉग अभ्यास कराया जाता है। आजाद भागने वालों में अंत में विद्यार्थियों द्वारा नाटक की विधिवत मंचीय प्रस्तुति की जाती है। उनके चरणों में अर्पित कर सकता है। यह गतिविधि विद्यार्थियों के लिए कला क्षेत्र में कैरियर के नए द्वार तो खोलती ही है, साथ ही विद्यार्थी को संवेदनशील बनाते हुए उसमें जागरूकता का संचार करती है, बेहतर संवाद सिखाती है, टीम भावना का कौशल जगाती है। देखते हैं आगे क्या होता है। नाटक से बच्चे आनंद प्राप्त करते हैं। नाटक जैसा शब्द गहरे अर्थ में समझा जाए तो यह आनंद देता है। बाल्यावस्था खेलने के लिए होती है, चाहे वह अपने साथियों के साथ, पालतू पशुओं के, वयस्कों अथवा वास्तविक जीवन के साथ हो। नाटक की ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे कदम कदम पर एक ढांचाबद्ध तरीके से जगत में व्याप्त वस्तुओं की खोज और उनका अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त नाटक की और बहुत सी उपयोगिताएं हैं। इससे स्व अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और कल्पनाशीलता का बोध होता है। इससे सामाजिक एवं बौद्धिक, विशेषकर रोल प्ले से जागरूकता आती है। बच्चे की अभिव्यक्ति और वाणी विकसित होती है। आत्मज्ञान, स्वाभिमान एवं स्वयं पर विश्वास का बोध होता है। इससे बच्चों को दूसरे के साथ सहकारिता से कार्य करना, एक दूसरे की मदद करना आता है। तुम्हारा क्या नाम है? नाटक से विचारों के तालमेल एवं संगठन की क्षमता विकसित होती है, जिससे से एक प्रकार की अनुशासनशीलता आती है। एक निश्चित अवधि में किसी कार्य को किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है और एक समूह में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता, यह बच्चे अति शीघ्र सीख लेते हैं। इसके लिए सुनने, समस्या को सुलझाने, समय प्रबंध, नेतृत्व और साधनों को एकलित करने की दक्षता आनी चाहिए। नाटक में भाग लेने से भौतिक एवं शारीरिक स्वस्थता रहती है। इसका उपचारक प्रभाव भी होता है, जिससे वे यथार्थ जीवन में सामाजिक नाटक, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं अथवा अपने भीतर में छिपे हिंसा एवं कुंठा तत्वों, मनोवैज्ञानिक नाटक को नाटक के माध्यम से निकालकर शांति अंतः स्थापित करने में सहायक होते हैं। नाटक से सामाजिक एवं नैतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया के मूल में है बच्चे के प्रति सम्मान, उसकी भावनाओं, संवेदनात्मक स्थिति और उसके विश्वास के साथ साथ वह स्वयं कार्य को अंजाम देने की योग्यता रखता है तथा इसका सम्मान करता है। नाटक में शिक्षक को कभी बच्चे के सामने यह प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि भूमिका कैसे निभाई जाए। इससे बच्चे के अंदर की मौलिकता, बोलने या चलने की, सीमित हो जाती है और उसका विकास समाप्त हो जाता है। बच्चों को अपने अंदर छिपी शक्तियों का नाटक के जरिए जानने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इससे उनमें प्रयोग के माध्यम से सीखने की प्रेरणा जागृत होती है। इससे उन्हें वैयक्तिक तौर से अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से वे जो करते हैं उसका आनंद कैसे उठाएं, यह सर्वोपरि है। स्वभाव से ही बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और जल्दी किसी बात पर विश्वास नहीं करते। वे बिना बड़ों के सहयोग लिए विचारों को प्रयोग करते हुए अपने नाटक को खेल सकते हैं। नाटक के माध्यम से विद्यार्थी धीरे धीरे बड़ी की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। वे स्थितियों से यह पता लगाते हैं
कि वे कैसा महसूस करते हैं। नाटक एक सृजनात्मक गतिविधि है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रक्रिया में अस्पष्ट विचारों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, दुविधाजनक विचार समझ में आ जाते हैं और टूटे फूटे विचार पूर्ण हो जाते हैं। हम लाला जी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। नाटक अन्य सृजन कलाओं की तरह ही व्यक्ति को अपने विचारों एवं अनुभवों का परीक्षण करने के लिए बाध्य करता है। काल्पनिक दृष्टिकोण प्रेरित होता है और हमें अपने आसपास के संसार की अधिक गहराई से समझ आती है। मानव की यह मूल इच्छा नाटक के माध्यम से आदिकाल से ही पूर्ण हुई है। नाटक अपने आप में एक विकसित कला है। शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में नाटक एक सीखने की विधा, समाजीकरण की प्रक्रिया और कला के एक रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे बच्चे शिक्षा के अगले चरणों की ओर अग्रसर होते हैं, विशेषकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों की ओर, नाटक प्रदर्शन कला की एक संगठित गतिविधि का स्वरूप ले लेता है, जहां सामूहिक रूप से विद्यार्थी एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। नाटक के माध्यम से बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त अभिव्यक्ति एवं कल्पना का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया की परिणति एक नाटक के रूपांतरण एवं आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुतिकरण से होती है। नाटक और गतिविधियां प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कराई जानी चाहिए। जैसे लेकिन तुझे विशेष शारीरिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए वर्णन, कहानी कहना और वाणी संबंधी गतिविधि, ध्वनि एवं संगीत पर आधारित कठपुतली संबंधी औपचारिक नाटक जिसकी योजना और निर्देश स्पष्ट हों। जो बच्चे देख ना सकते हों उनके लिए वर्णन, कहानी कहना और वाणी संबंधी गतिविधि, ध्वनि एवं संगीत पर आधारित संगीत, वाद्य यंत्र को बजाना। भावनात्मक अथवा मानसिक रूप से पीड़ित बच्चों के लिए भूमिका निर्वाह, इम्प्रोवाइजेशन, संगीत एवं गति पर आधारित मुखौटे एवं कठपुतली बनाना। नाटक की इस गतिविधि में 21वीं शताब्दी में सफलता के लिए आवश्यक 4 C's का समावेश होता है, जहां विद्यार्थी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेशन जैसे कौशल मनोरंजन के साथ सीखता है। 4 ड्राइंग और पेंटिंग। कागज पर उकेरी गई कुछ आड़ी तिरछी लकीरों को एक सुंदर कलाकृति में बदलने का सामर्थ्य केवल कलाकार में होता है। खाली कैनवास पर रंगों को बिखेरते हुए खूबसूरत कलाकारी का हुनर एक आम इंसान को चित्रकार बनाता है। ड्राइंग पेंटिंग के इसी हुनर को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए CCLA के अंतर्गत इस गतिविधि का संचालन किया जाता। इसमें विद्यार्थियों को दी गई थीम पर चित्रकारी या ड्राइंग करने का टास्क दिया जाता है और उन्हें इस विधा की बारीकियों से परिचित कराया जाता। इस गतिविधि से जहां एक ओर विद्यार्थियों में रचनात्मकता का संचार होता है, उनमें कला के प्रति रुचि जागृत होती, तो वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी आने वाले समय में पेंटर और आर्किटेक्ट जैसे कैरियर्स के लिए भी स्कूल के समय से तैयार होते हैं। 5 क्राफ्ट गतिविधियां। अपशिष्ट प्रबंधन एक विश्वव्यापी समस्या है। प्रबंधन के अभाव में हमें कई गंभीर समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ता है। हाल ही में प्रकाशित UNEP की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल 400 मिलियन टन सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत होती है। छात्रों में इस विषय के प्रति समझ विकसित करने एवं उन्हें आसपास मौजूद अपशिष्ट पदार्थों से नई रचनात्मक एवं उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस गतिविधि का संचालन किया जाता है। इस गतिविधि के तहत विद्यार्थियों द्वारा अपने आसपास से अनुपयोगी वस्तुएं इकट्ठी की जाती हैं। उसके बाद इन अपशिष्ट वस्तुओं का वर्गीकरण करते हुए रचनात्मकता के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा इन वस्तुओं से कलाकृति का निर्माण किया जाता है। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में बेहतर रचनात्मकता, मौलिक चिंतन व तार्किक सोच जैसे कौशलों का विकास होगा और अपशिष्ट से बनी कलाकृतियां उन्हें रचनात्मकता के साथ पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रेरित भी करेंगी। इस गतिविधि से विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर भारत बनाने की सोच का संचार भी होगा। शिक्षा के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक विद्यार्थियों से लगातार मिले,
और उनसे उनकी रुचियों के बारे में बातचीत करें कि वे कक्षा में क्या करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमेशा वह आदेशात्मक स्वर में बात करें। बच्चे स्वयं को महत्वपूर्ण तब समझते हैं जब वे अपने अनुभव या कार्य के बारे में कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को बताते हैं। यह ज्ञान के आदान प्रदान का एक और आयाम है। शिक्षक को भी अपने सीखने के अनुभवों पर बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। शिक्षकों को अपनी कक्षा के अनुभवों को विद्यालय के दूसरे शिक्षकों और दूसरे विद्यालय के शिक्षकों से भी बांटना चाहिए। Please subscribe CCLE channel. Please subscribe CCLE channel. Please subscribe CCLE channel.